Hello guys, welcome to the biology class. In this topic, we will cover the seed portion of the reproduction in flowering plants. इसके लास्ट वीडियो में हमने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा था, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको पिस्टिल कहते हैं. इस पिस्टिल के पार्ट्स यू ऑल आर अवेयर. तो बेसिकली दिस शोज कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन पिस्टिल का कौन सा पार्ट क्या फॉर्म करता है. लाइक ओव्यूल फॉर्म्स सीड. ओव्यूल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट बनाता है सीड कोट. ओवरी फॉर्म्स फ्रूट. ओवरी की जो वॉल होती हैं वो बनाती हैं फ्रूट की अलग अलग लेयर्स दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. और ये पेरिकार्प तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प. अगर आप मैंगो देखेंगे तो मैंगो में सबसे बाहर की जो फ्लेशी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोकार्प. जो पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं, जो पल्पी मास हम कंज्यूम करते हैं दैट इज मीजोकार्प. और सीड के बाहर जो फ्रूट की लेयर होती है अगेन इट इज फ्लैशी इन नेचर दैट इज एंडोकार्प. सो दिस इज फ्रूट लेयर्स एंड अल्टीमेटली zygote forms the embryo. So this is the post fertilization product of various parts of the pistil or carpel. Now let us understand seed. Seed को post fertilization product कहा जाता है because it is the seed which is carrier of next generation. हालांकि सीड के अंदर वो पार्ट एम्ब्रियो है जो जर्मिनेट करेगा, बट वो एम्ब्रियो किस स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड है, सीड के अंदर. तो हम सीड को वो यूनिट कहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को बियर करेगी या फिर कैरी करेगी. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. तो सीड के जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट. फर्स्ट इज कॉल्ड एज हाइलम, सेकेंड इज माइक्रोपाइल, थर्ड इज सीड कोट, then there is embryo, and embryo consists of cotyledon, plumule, radicle. एक और टर्म आता है इसमें that is called as embryonal axis. Let us understand them. अगर आप ग्राम सीड या पी का सीड देखेंगे, मटर का सीड देखते हैं तो उसके नीचे आपको एक ऐसा डिप्रेशन जैसा या फिर एक दाग जैसा दिखता है. दिस इज कॉल्ड एज हाइलम. ये पोर्शन कहलाता है हाइलम. हाइलम बेसिकली वो पोर्शन है जो फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है ओव्यूल के. सो यहाँ पे खाली एक गड्ढा जैसा रह गया है तो ये वो पोर्शन है जो शो करता है कि इस पोर्शन से फ्यूनिकल अटैच करता था. हाइलम के अंदर पोर होता है. This pore is called as micropyle. तो एक छोटा सा पोर है हाइलम के बेस में या उसके थोड़ा ऊपर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल का काम क्या है, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वो जर्मिनेटिंग सीड में एम्ब्रियो को वाटर प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई देता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल. नाउ सीड कोट. आपने देखा है कि मटर और चने दोनों के दाने के बाहर आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखती है दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट. तो सीड कोट का जो नेचर है वो कैसा है, प्रोटेक्टिव है. वो एम्ब्रियो और कॉटिलिडन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. अगर ये डबल लेयर्ड है तो इट्स इनर लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेन एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज टेस्टा. आउटर लेयर क्या कहलाई, टेस्टा. इनर लेयर इज कॉल्ड एज टेगमेन. आउटर लेयर आउटर इंटेग्यूमेंट से बनती है और ये टेगमेन किससे बनती है, इनर इंटेग्यूमेंट से फॉर्म होती है. सो नाउ कॉटिलिडन वी ऑल आर अवेयर. अगर मैं आपको एक ग्राम सीड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं so these two portion represents cotyledon. ये है आपका एम्ब्रियो का प्लूम्यूल पार्ट. ये पोर्शन कहलाता है रेडिकल पार्ट. अब यहाँ पे
एक टर्म है एनसीईआरटी में दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहां से कॉटिलिडन और आपका ये एम्ब्रियो का मेन पार्ट जो है रेडिकल और प्लूम्यूल अटैच करते हैं। तो बेसिकली दिस पोर्शन यहां पे ही अटैच कर रहे हैं, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्ब्रियोनल एक्सिस। जहां से कॉटिलिडन एम्ब्रियो से अटैच करता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें दो रीजन आते हैं, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल प्लूम्यूल और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच का रीजन कहलाता है, एंड हाइपोकोटाइल रेडिकल का टिप और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच का रीजन कहलाता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जस्ट गो थ्रू इट केयरफुली। यस, कॉटिलिडन इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, बट जो एम्ब्रियो के मेन पोर्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ प्लूम्यूल और रेडिकल। कॉटिलिडन का काम है उसको जर्मिनेशन के टाइम पे नरिशमेंट देना। प्लूम्यूल फॉर्म शूट सिस्टम, रेडिकल फॉर्म रूट सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज टाइप ऑफ सीड। तो हमारे सिलेबस में 3 टाइप के सीड हैं। 2 टाइप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी पार्ट दैट इज प्रेजेंट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या सीड के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले का कोई पार्ट अभी भी पाया जाता है, उसके बेसिस पे 3 टाइप का सीड होते हैं। पहला कहलाता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और तीसरा कहलाता है पेरिस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट सीड बनने तक वो पूरा कंज्यूम हो जाता है या नहीं होता है। इसके बेसिस पे 2 एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो एंडोस्पर्मिक सीड उसे कहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म सीड के बनने तक भी प्रेजेंट है, उस सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेज का डायग्राम देखेंगे तो ये मेज का एम्ब्रियो है और इसके बाहर आपको किसकी लेयर दिखेगी, एंडोस्पर्म की। ऐसे ही वीट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो वीट मेज कैसे सीड कहलाते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। नॉन एंडोस्पर्म जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो जाता है, कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा यूज हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जाम्पल है ग्राम पी। इससे पहले हमने जस्ट ग्राम का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें एंडोस्पर्म कहीं प्रेजेंट नहीं था। तीसरा होता है पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड के लिए ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर याद करेंगे तो ये इंटेग्यूमेंट्स, यहां पे 2 इंटेग्यूमेंट थे और इंटेग्यूमेंट और एम्ब्रियो सैक के बीच का जो पोर्शन था दैट वाज कॉल्ड एज न्यूसिलस। तो इफ न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन सीड, अगर सीड में न्यूसिलस प्रेजेंट है तो ऐसा सीड कहलाता है पेरिस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल है आपका ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, दैट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च। आप उसका टीएस काटेंगे तो आपको उसमें न्यूसिलस के सेल ऑब्जर्व होते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड। नाउ सम स्मॉल टर्म्स रिलेटेड टू दिस। फ्रूट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। One is called as seed dormancy and another term is called as seed viability. Seed dormancy, dormancy का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना या फिर सो जाना। तो ये एक तरीका है जिसमें सीड अंडरगोस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें सीड के अंदर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। एक्टिविटी कम होने का मतलब है इसके अंदर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। वाटर का कंटेंट सिर्फ 10 to 15% रह जाता है।
तो इन दिस केस द सीड बिकेम मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मतलब वो एक स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया है। तो इसका ये जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी वजह से सीड्स को स्टोर किया जा सकता है, सीड्स कैन बी स्टोर्ड। दूसरा, ये अब सीड डॉर्मेंट क्यों होता है? तो ये डॉर्मेंट होता है टू ओवरकम अनफेवरेबल पीरियड। अनफेवरेबल पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पीरियड को ओवरकम करने वाली जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के टाइम पे किसी एक हार्मोन का कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाता है दैट इज एब्सिसिक एसिड। नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन, सीड वायबिलिटी। Now what is seed viability? Viable means living. तो एक सीड कितने समय तक जर्मिनेट करने की कैपेसिटी रखता है, या सिंपल भाषा में कहूं तो कितने समय तक लिविंग रह सकता है। और इन अदर वर्ड, वंस द सीड इज फॉर्म्ड, अप टू हाउ मच टाइम इट कैन हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड एज सीड viability. Time up to seed have capacity to germinate. वो समय जिसमें सीड तब तक जब तक सीड के पास कैपेसिटी है। ये अलग अलग सीड्स के लिए वेराई करती है। जैसे एक ल्यूपाइनस का सीड अंटार्कटिका से मिला था, तो ये 10,000 साल तक इनएक्टिव था। मतलब जब इसको अंटार्कटिका में ढूंढा गया तो इसकी जो एस्टिमेटेड एज थी 10,000 ईयर थी। उसके बाद भी जब इसको ग्रो कराया तो इट जर्मिनेट्स एंड गिव एंड फॉर्म प्लांट्स एंड गिव फ्लावर्स। तो वायबिलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। ऐसे ही हेरोडोटस, देयर इज अ मेंशन इन द एनसीईआरटी आल्सो। हेरोडोटस के महल में से एक सीड को एक्सकेवेट किया गया था दैट इज डेट पाम सीड, और उसका जो एज था दैट वाज अराउंड 2000 ईयर्स। इट वाज वाइबल फॉर 2000 years. So this is all about the seed viability. Now coming to the last portion, importance of seed. क्या जरूरत है सीड की? Extremely useful for agriculture activity. एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से सीड को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, सीड आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिटिव है नेचर में, सीड को कंज्यूम करके बहुत सारे न्यूट्रिटिव और फैट ऑयल की नीड को फुलफिल किया जा सकता है। और ये क्या है? यूनिट ऑफ प्रोपोगेशन है, आप प्लांट को ग्रो कर सकते हो इसके थ्रू। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सीड। So this covers the seed part. फ्रूट वाला पोर्शन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So that is all for today. If you have any doubt, just let me know. Thank you.